हाय गाइस, दिस इज़ तन्वी एंड हम आज फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब 1900s में एक पॉपुलर म्यूज़िक पब्लिशर ईटी पॉल ने एक म्यूज़िक बुक बनाई। उस म्यूज़िक बुक के कवर पेज में उसने एक पिक्चर लगाया जिसे उसने कहा डॉन ऑफ द सेंचुरी। अब ये जो पिक्चर था उसमें बेसिकली उसने क्या दिखाया, उसने एक गॉडेस लाइक फिगर दिखाया जिसे उसने एंजल ऑफ प्रोग्रेस बुलाया और वो अपने हाथ में एक फ्लैग लेकर खड़ी हुई थी जिसका जो था फ्लैग ऑफ द न्यू सेंचुरी। और वो जेंटली एक व्हील जिसमें पंख थे वो उस पर खड़ी हुई थी जो टाइम को सिंबलाइज करता था और उसके फ्लाइट उसे फ्यूचर की तरफ ले जा रही थी। और उसके साथ उस बहुत सारे साइंस ऑफ प्रोग्रेस फ्लोट कर रहे थे जैसे रेलवे, कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्री। ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स ये पिक्चर में दिखाया गया, उससे भी ज़्यादा एक ट्रेड मैगज़ीन के पेज पर दिखाया गया था जो 100 of years अगो पब्लिश हुआ था। उसमें दो मजिशियंस को दिखाया गया था। उनमें से जो टॉप में था वो था अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट, जिसने एक ब्यूटीफुल पैलेस बनाया था अपने मैजिक लैम्प से। और बॉटम में था एक मॉडर्न मैकेनिक जिसने अपने मॉडर्न टूल्स से एक न्यू मैजिक बनाया था जैसे ब्रिजेस, शिप्स, स्टार्स और हाई राइज बिल्डिंग्स। और ये इन दोनों को उसने बनाया क्यों था कि वो एक कॉन्ट्रास्ट दिखा सके। जो अलादीन था वो सिंबलाइज कर रहा था ईस्ट और पास्ट को, और जो ये मैकेनिक था वो वेस्ट और मॉडर्निटी को सिंबलाइज करता था। और ये जो दोनों इमेजेस हमने अभी डिस्कस किए वो हमें एक ट्रायम्फ, बहुत खुशी का अकाउंट मॉडर्न वर्ल्ड पर देता है। और ये अकाउंट के अंदर मॉडर्न वर्ल्ड को एक रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज और इनोवेशन से एसोसिएट किया गया है। मशीन्स, फैक्ट्रीज, रेलवे, स्टीमशिप्स सब आप मॉडर्न वर्ल्ड से कनेक्ट करते हो। उसके वजह से द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सिंपली एक स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट बन चुका है और मॉडर्न एज एक वंडरफुल टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के तौर पर दिखाई देता है। अब ये जब आपके दिमाग में इमेजेस, एसोसिएशंस बन गए हैं, उसके बाद आप सोचोगे कि ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम और प्रोग्रेस के साथ कैसे बढ़ा, ये इमेजेस कहाँ से डेवलप हुए और ये इन सब का आइडियाज़ रिलेट कैसे किया गया, या इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा टेक्नोलॉजी के बेसिस पर डेवलप हुआ, क्या हम हमेशा से ही कंटिन्यूस मैकेनाइजेशन ऑफ ऑल वर्क को ग्लोरीफाई करते हैं इवन टुडे। और ये सब का आंसर सिर्फ हमें हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखने पर मिलेगा। इसीलिए हम इस चैप्टर में फर्स्ट ब्रिटेन में फोकस करेंगे जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हुआ था, और फिर हम इंडिया में फोकस करेंगे जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज कॉलोनियल रूल के हिसाब से कंडीशन हुआ। अब हम पढ़ते हैं बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। अब हम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करते हैं हम हमेशा फैक्ट्री और इंडस्ट्री को कंबाइन करके बात करते हैं। जब भी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम फैक्ट्री प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स को हम फैक्ट्री वर्कर्स से मिलाकर बोलते हैं। पर बिफोर दीज आइडियाज़ इवन केम टू आवर माइंड देयर वर स्टफ जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया, और इस फेज़ को हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो का मतलब अर्ली और फर्स्ट फॉर्म ऑफ समथिंग। अब बिफोर द फैक्ट्रीज इंग्लैंड और यूरोप में बनने भी लगे, उससे पहले ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट के लिए ऑलरेडी हो रहा था, और ये फैक्ट्रीज पर बेस नहीं था। सो इन द 19th and 18th centuries मर्चेंट्स ऑफ द यूरोप क्या करते थे, वो कंट्री साइड की तरफ मूव होने लग गए जहाँ पर वो पेजेंट्स और आर्टिशंस को मनी देते थे और उन्हें परसुएट करते थे कि वो गुड्स इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनाएं। अब बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड और ग्रोइंग एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में कॉलोनीज ऑक्यूपाई करे जा रहे थे, जिसकी वजह से डिमांड फॉर गुड्स भी बढ़ते गया। पर ये जो मर्चेंट्स थे वो अपना प्रोडक्शन टाउन्स के अंदर एक्सपैंड कर नहीं पा रहे थे,
और इसका मेन रीज़न था कि जो अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स थे वो टाउन्स के अंदर बहुत पावरफुल थे। और ये गिल्ड्स जो है वो एक एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स थे जो क्राफ्ट्समैन को ट्रेन करते थे, मेंटेन करते थे कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, रेगुलेशन, कंपटीशन एंड प्राइसेस, एंड रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू द मार्केट। जो रूलर्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट गिल्ड्स को राइट ऑफ मोनोपली देते थे, तो ताकि वही पर्टिकुलर इंसान वही ट्रेड को कर सके और कोई और नहीं कर सके, जिसके वजह से जो न्यू मर्चेंट्स थे उनके लिए सेटअप टाउन्स में करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, जिसके वजह से वो कंट्री साइड की तरफ मुड़े। और अब ये कंट्री साइड में पुअर पेजेंट्स और आर्टिशंस मर्चेंट्स के लिए काम करने लग गए। अब हमने पहले भी देखा है कि कैसे इस टाइम में फील्ड्स डिसअपियर होने लग गए और कॉमन लैंड भी इनक्लोज होने लग गए। और जो कॉटेजर्स थे और पुअर पेसेंट्स थे जो अर्लियर कॉमन लैंड पर डिपेंड करते थे फॉर द सर्वाइवल और गैदरिंग ऑफ फायरवुड, बेरीज, वेजिटेबल्स, हे एंड स्ट्रॉ, ये सब पर डिपेंड करते थे, अब उनके पास एक ऑल्टरनेटिव सोर्स था इनकम के लिए, जो था मर्चेंट्स के लिए काम करना। अब वहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स थे जिनके पास छोटे छोटे लैंड्स ऑफ प्लॉट लैंड्स थे और वो पूरे हाउस होल्ड को काम देने के लिए इनफ नहीं था। तो जब मर्चेंट्स ने उन्हें एडवांस देने के लिए आए और उन्हें बोला कि अगर आप हमारे लिए गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो वो उन्हें मनी देंगे, तो पेजेंट हाउस होल्ड रेडिली उनको अग्री कर गए और बाय वर्किंग फॉर द मर्चेंट्स वो कंट्री साइड में भी रह पा रहे थे और अपना लैंड भी कल्टिवेट कर पा रहे थे। और इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने उनके श्रिंकिंग इनकम को बढ़ा दिया और ये अलाउ किया कि पूरा फैमिली लेबर रिसोर्सेज पूरी तरह यूज़ हो पाए। अब ये जो सिस्टम था उसकी वजह से टाउन और कंट्री साइड में एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म हो गया था। मर्चेंट्स जो थे वो टाउन्स में बेस हुआ करते थे पर मोस्ट वर्क आपका कंट्री साइड में हुआ था। तो सपोज़ एक मर्चेंट क्लोथियर इंग्लैंड में है, उसने वुल परचेज़ किया वुल स्टेपलर से। स्टेपलर होता है जो वुल को सॉर्ट करता है अकॉर्डिंग टू फाइबर, फिर वो उसे स्पिनर्स के पास ले जाता है और वो जो यार्न या थ्रेड उस वुल को स्पन करके बनता है वो कंसेक्यूटिव स्टेजेस में वीवर्स के पास जाता है, फिर फुलर्स के पास जाता है, समवन वो जो उसको गैदर कर कर क्लॉथ बाय प्लीटिंग करता है, और देन उसको डायर्स के पास भेजा जाता है। और ये जो पूरा फिनिशिंग होता है जॉब का वो लंदन में हुआ करता था, जहाँ एक्सपोर्ट मर्चेंट उस क्लॉथ को फिनिश होने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में भेज देता था। इसीलिए लंदन को हम फिनिशिंग सेंटर भी कहने लग गए, क्योंकि इवन दो मोस्ट वर्क कंट्री साइड में होता था, जो फिनिशिंग टच होता था क्लॉथ या कोई भी प्रोडक्ट में, वो आपका लंदन में होता था जस्ट बिफोर वो एक्सपोर्ट होता है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो एक बड़ा नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज का पार्ट था और ये कंट्रोल होता था मर्चेंट्स के से। और ये जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे वो प्रोडक्शन हाउसेस में नहीं बनते थे बल्कि उनके अपने फैमिली फार्म्स में बनते थे। और हर एक स्टेज के लिए एक मर्चेंट अराउंड 20 to 25 वर्कर्स हायर करता था, तो वो पूरे प्रोसेस के लिए एक मर्चेंट अराउंड हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था। अब कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, जब अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इंग्लैंड में 1730s तक आ चुके थे, पर लेट 18th सेंचुरी में ही फैक्ट्रीज का नंबर मल्टीप्लाई होने लगा लार्ज अमाउंट में। सिंबल ऑफ न्यू एरा वाज कॉटन। तो प्रोडक्शन जो था वो लेट 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 1760s में ब्रिटेन में अराउंड 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन इंडस्ट्री में जाता था और बाय 1787 22 मिलियन पाउंड्स इंपोर्ट होने लग गए। ये जो इंक्रीज़ था वो इन बहुत सारे चेंजेस से लिंक था, तो हम इन चेंजेस को थोड़ा ब्रीफली देखते हैं। बहुत सारे इन्वेंशंस इन द 18th सेंचुरी ने हर एक स्टेप ऑफ प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया था, जैसे कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग। कार्डिंग इज़ द प्रोसेस इन विच फाइबर्स जो होते हैं कॉटन और वुल के, उन्हें प्रिपेयर किया जाता है स्पिनिंग के लिए। तो अब ये जो इन्वेंशंस हुए थे उन्होंने हर एक वर्कर का आउटपुट वर्क और एनहांस किया और हर एक वर्कर को एनेबल किया कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए।
और उस टाइम के बाद एक इन्वेंटर नेम रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल बनाया। अब इस टाइम तक हमने देखा कि कैसे क्लॉथ प्रोडक्शन पूरे कंट्री साइड में स्प्रेड होता है, राइट, और हर एक विलेज होल्ड एक नया काम करता है। पर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉटन मिल, ये कॉस्टली न्यू मशीन्स कोई भी परचेज कर सकता था, सेटअप कर सकता था और एक मिल को मेंटेन कर पा रहा था। और विद इन द मिल और सारे प्रोसेसेस को एक रूफ के अंडर ले आए, और जिसके वजह से मैनेजमेंट भी इंक्रीज़ होते गया। और ये अलाउ किया कि सारा अगर काम एक ही छत के नीचे हो रहा है तो केयरफुल सुपरविजन भी होता था और क्वालिटी पर भी काम किया जा सकता था। अब अर्ली 19th सेंचुरी में फैक्ट्रीज इंक्रीजिंगली इंग्लिश लैंडस्केप का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बनते गया। इतना इम्पॉर्टेंट हो गया कि और इतना मैजिकल कि सारे कंटेम्प्रेरीज जो थे वर्ल्ड के वो सब शौक में आ गए और सिर्फ मिल्स और फैक्ट्रीज़ में कंसंट्रेट करने लग गए। उन लोग ने बाकी जो वर्कशॉप्स और बायलिन्स से जो स्टिल प्रोडक्शन में थे उन्हें पूरी तरह भूल गए। अब हम पढ़ते हैं पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। अब क्या ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो बहुत रैपिड था? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री से रिलेटेड था? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे डायनामिक इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में कॉटन और मेटल्स थे, और ग्रोइंग रैपिड पेस से कॉटन लीडिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 1840s तक बन गया था। अब बाय 1840s एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इंग्लैंड में हो चुका था और 1860s तक उसके कॉलोनीज़ में भी स्प्रेड हो रहा था, जिसकी वजह से आयरन और स्टील का डिमांड इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा रेट पर हो रहा था। तो 1873 तक ब्रिटेन ने एक्सपोर्टिंग ऑफ आयरन और स्टील का वर्थ इतना बढ़ा दिया कि उसने कॉटन एक्सपोर्ट का डबल बेचने लग गए। पूरे आयरन और स्टील एक्सपोर्टिंग का वर्थ अराउंड 77 मिलियन पाउंड्स हो चुका था। सेकेंड फैक्टर था कि जो न्यू इंडस्ट्रीज़ सेटअप हो रहे थे वो इतना इजीली जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो इतने सालों से चलते आ रहे थे उन्हें डिस्प्लेस कर पाए। इवन इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी लेस देन 20% पूरे वर्क फोर्स का एम्प्लॉयड टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्री सेक्टर्स में था। तो पूरे वर्क फोर्स का ओनली 20% भी आपके नए इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं कर रहा था। टेक्सटाइल्स तो बहुत डायनामिक सेक्टर पहले से ही था, पर उसका लार्ज पोर्शन ऑफ आउटपुट फैक्ट्री से नहीं बल्कि डोमेस्टिक यूनिट्स आउटसाइड द फैक्ट्री से प्रोड्यूस हो रहा था। थर्ड था कि जो पेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में स्टीम पावर्ड कॉटन्स और मेटल इंडस्ट्री से सेटअप नहीं देखा जा रहा था, उसका मतलब नहीं कि वो इंटायरली स्टैग्नेंट थे, कि वो पहले जैसे ही सेम सिंपल और सेम लेवल पर थे। नहीं, स्मॉल इनोवेशंस ने ये नॉन मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ पर बहुत फोकस किया, जैसे फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स। ये सारे छोटे छोटे इनोवेशंस ये सब सेक्टर्स में नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स को ग्रोथ किया। नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम था कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे वो बहुत स्लोली अकर हो रहे थे और वो पूरे ड्रामेटिकली पूरे इंटायर लैंडस्केप में स्प्रेड आउट नहीं थे। जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा था वो यूजुअली बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था, जिसकी वजह से मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट 2 बार सोचते थे उसे ख़रीदने और यूज़ करने से पहले। और ये जो मशीन्स थे वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते थे और इनका रिपेयर उससे भी ज़्यादा कॉस्टली होता था, और ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं थे जितना इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स बता रहे थे। सो अगर हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं जैसे कि स्टीम इंजन, तो हमें पता चलेगा कि कैसे ये 4 फैक्टर्स एक्चुअली काम में आए। जो जेम्स वॉट था उसने पुराने स्टीम इंजन जो न्यूकॉम ने प्रोड्यूस किए थे उसको इम्प्रूव किया बाय 1781, और उसके इंडस्ट्रियल फ्रेंड मैथ्यू बुल्टन ने उसे मैन्युफैक्चर किया, पर सालों तक उन्हें न्यू बायर्स नहीं मिले। और बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी में नॉट मोर देन 321 स्टीम इंजन्स पूरे इंग्लैंड में यूज़ हो रहे थे। 80 ऑफ देम कॉटन इंडस्ट्रीज़ में थे, 9 वुल इंडस्ट्रीज़ में थे, और बाकी जितना बचा वो सब माइनिंग, कैनल वर्क्स और आयरन वर्क्स में लगे हुए थे।
स्टीम इंजन्स सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होना बहुत लेट सेंचुरी तक नहीं हुआ, और ये प्रूव करता है कि इवन दो द मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी ने जिसने लेबर मैनिफोल्ड का प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया, उसे भी इंडस्ट्रियलिस्ट से एक्सेप्ट होने में टाइम लगा। और आफ्टर सो मेनी ईयर्स अब हिस्टोरियंस रिकग्नाइज करने लग गए हैं कि कैसे जो टिपिकल वर्कर हुआ करता था 19th सेंचुरी में, वो कोई मशीन ऑपरेटर नहीं था, वो एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन या लेबरर हुआ करता था। एंड विद दिस वी एंड द चैप्टर। थैंक यू।